और सबसे पहले बात शिवराज सिंह चौहान के तूफानी प्रचार को लेकर जो लगातार जारी है। आज टीकमगढ़ में रोड शो के बाद जनसभा करेंगे। आपको बताते चलें कि पृथ्वीपुर विधानसभा के मोहनगढ़ में भी जनसभा होनी है। छतरपुर के नौगांव में सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। पन्ना के देवेंद्र नगर में शिवराज सिंह चौहान की जनसभा होनी है। सतना के रेगांव में सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। रोड शो में हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में अंशिका सभी राजनीतिक दल के बड़े नेता जुटे हुए हैं। ऐसे में बीजेपी के स्टार प्रचारकों में सबसे ज्यादा चहेते शिवराज सिंह चौहान, जो कि लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता से संपर्क कर रहे हैं। जनसभाएं लाडली बहना सेना के साथ और फिर रोड शोज, आम सभा और ये चुनावी सभा लगातार जारी है। और इससे में चूंकि भारतीय जनता पार्टी की जीत की जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान ने ली है, ऐसा उनका कहना है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में एक बार फिर लेकर आना है, शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है। और उस दावे पर पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास ताबड़तोड़ जनसभाओं के माध्यम से सीएम शिवराज सिंह चौहान का तूफानी चुनाव प्रचार जारी है। और बढ़ते आगे, आज कमलनाथ भी चुनावी जनसभा में जुटे नजर आएंगे। खुरई में जनसभा को वो संबोधित करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। और यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी रक्षा राजपूत के लिए प्रचार करने भी आ रहे हैं। तो खुरई में जनसभा को संबोधित करेंगे कमलनाथ और इसके अलावा कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार भी करेंगे। बीते दिन भी कमलनाथ ने प्रचार किया था, प्रत्याशियों के लिए कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की थी। और ऐसे में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, चुनाव के लिए भी वोटर्स पहुंचेंगे मतदान केंद्र और इसको लेकर भी तैयारियां इलेक्शन कमीशन की तरफ से लगातार जारी है। तो दूसरी तरफ पॉलिटिशियंस, राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं। तो वहीं एमपी में नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। प्रदेश में नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन है। आज उम्मीदवारों को चुनावी चिन्ह आवंटित होंगे। दरअसल दोपहर 3 बजे तक ये नाम वापस लिए जा सकेंगे। 17 नवंबर को प्रदेश में मतदान होना है और मध्य प्रदेश में एक ही चरण में मतदान होना है। ऐसे में अब नाम वापसी का जो दिन तय किया गया था वो आ चुका है। प्रदेश में नामांकन जिन उम्मीदवारों को वापस लेना है उन्हें दरअसल आज 3 बजे तक के लिए समय होगा। और इसके अलावा जो अब तक जानकारी मिल रही है निर्वाचन आयोग की तरफ से वो ये कि नाम वापसी के लिए 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। मध्य प्रदेश में नामांकन जिन लोगों ने भरा है और जिन्हें नाम वापस लेना है या इलेक्शन नहीं लड़ने का उनकी इच्छा है या किसी कारण से वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, तो वो उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं। चूँकि चुनाव चिन्ह आज उम्मीदवारों को आवंटित होंगे, तो उससे पहले ये प्रक्रिया संपन्न कर ली जाए तो चुनाव आयोग के लिए ये सुविधाजनक हो जाता है। ऐसे में उन उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे जिनके पार्टी के अलावा कोई चुनाव चिन्ह नहीं है। तो उनमें कुछ विकल्प अंशिका दिए होते हैं। विकल्प के तौर पर जो चुनाव चिन्ह बांटे जाते हैं, निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं, कई नई पार्टियाँ होती हैं और जो पुरानी या जो राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं या जिनके चुनाव चिन्ह पहले से तय हैं उन्हें औपचारिकता के तौर पर इसमें जाहिर करना होता है, मेंशन करना होता है। अनुराग श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। अनुराग, आज नाम वापसी का आखिरी दिन है, क्या कुछ औपचारिकताएं रहेंगी? देखिए, नाम वापसी का आखिरी दिन है और दोपहर 3 बजे तक जो है जिन उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है वो अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। 3800 से ज्यादा आवेदन जो है चुनाव आयोग को मिले हैं और इनमें से कितने वापस होंगे इसी को लेकर आज नजर होगी, क्योंकि आज नामांकन वापसी के बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि किस विधानसभा सीट पर कितने उम्मीदवार बाकी रह पाते हैं। और नामांकन वापसी से पहले बीजेपी और कांग्रेस इस कवायद में जुटे थे कि कैसे ही रूटों को मना लिया जाए। जो पार्टी छोड़कर निर्दलीय दूसरे दलों में गए हैं उनको मनाने की कवायद जारी रही और आज ये कवायद कितनी असरदार होती है ये नामांकन वापसी के बाद स्थिति साफ हो जाएगी कि कौन सी विधानसभा सीट पर कौन सा उम्मीदवार खड़ा होगा और किस किस के बीच मुकाबला होगा।
तो 3,800 से ज्यादा आवेदन जो है नामांकन दाखिल हुए, लेकिन इनमें से कितने वापस होंगे आज दोपहर तक तस्दीक साफ हो जाएगी। ठीक है अनुराग, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते हैं आगे टीकमगढ़ से। इस बीच एक बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी को एक बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस प्रत्याशी की शिकायत रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज कर दी है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद रिटर्निंग ऑफिसर विजय सेन ने खारिज की कांग्रेस प्रत्याशी चंदा सिंह गौर की आपत्ति। रिटर्निंग अधिकारी ने स्वीकार किया भाजपा प्रत्याशी राहुल लोधी का नामांकन फॉर्म। एक दिन पहले कांग्रेस प्रत्याशी चंदा सिंह गौर की शिकायत पर होल्ड किया गया था और अब राहुल लोधी का नामांकन फॉर्म खरगापुर विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी के पास दोनों पक्षों के वकील ने अपनी बात रखी है। अब इस पूरे मामले को लेकर अगर हम कहें तो 3 प्रत्याशी, इससे पहले खबरें आई थी कि जिनको कहीं ना कहीं खतरे का सामना करना पड़ सकता है, उन तीनों ही प्रत्याशी को इलेक्शन कमीशन की तरफ से हरी झंडी मिल गई है, जिसमें कि सुरेंद्र पटवा, अजय सिंह और राहुल लोधी हैं। एमपी के चुनावी राजनीति में हम्मास की एंट्री हो गई है। कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। दरअसल उनका यह कहना था कि मुस्लिम बस्तियों में कांग्रेस फिलिस्तीन और हमास के वीडियोस बांट रही है और लोगों से यह कह रही है कि देखिए मोदी जी क्या करवा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण किए जाने का आरोप लगाया। मुझे तो एक मुस्लिम कार्यकर्ता ने बताया कि कांग्रेस फिलिस्तीन के और हमास के ऊपर जो अत्याचार हो उसके वीडियो सप्लाई कर रही है सबको मुस्लिम बस्तियों में। मुस्लिम बस्तियों में वहाँ की वीडियो सप्लाई करने की देखिए मोदी जी क्या करवा रहे हैं। ऐसा देखिए कर सकते हैं कुछ भी, 10 दिन की और बात है। उसके बाद कमलनाथ जी को आप ढूंढोगे तो मिलेंगे नहीं। वो कहीं लंदन में बैठे होंगे या कहीं पेरिस में बैठे होंगे या कहीं न्यूयॉर्क में बैठे होंगे। वो उनको इस प्रकार की पॉलिटिक्स करने का उनका स्वभाव भी नहीं है। और कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। इंदौर में कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा ने कैलाश विजयवर्गीय के बयान को मानसिक दिवालियापन बताया और उन्होंने कहा कि हार के डर से वो हताश हो चुके हैं और ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय अभी बहुत ज्यादा हताश हो चुके हैं, हारने की कगार पर हैं, उनको भी पता है। इसीलिए हताशा में वो ध्यान भटकाने वाले बयान दे रहे हैं। ये बेबुनियाद बयान है, आधारहीन बयान है और कैलाश विजयवर्गीय को पता है कि अगर इस तरह की बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण करेगा। इस चुनाव को ध्रुवीकरण करने का प्रयास ये कैलाश विजयवर्गीय कर रहे हैं। आज हमने जो मूल सवाल उन पर उठाए हैं कि आपने दो मुख्य केस वो आपने एफिडेविट में क्यों नहीं उसका उल्लेख किया। एक तो आप भगोड़ा घोषित हो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा या छत्तीसगढ़ की दुर्ग की कोर्ट द्वारा, आप भगोड़े हो, वो आपने एफिडेविट में दर्ज नहीं किया। और दूसरी बात, पश्चिम बंगाल के अंदर जिस गरीब महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया है और बलात्कार का आरोप ही नहीं पुलिस स्टेशन में केस दर्ज है, उस केस का भी आपने एफिडेविट में उल्लेख नहीं किया। ये 2 बातों से कैलाश विजयवर्गीय जो है परेशान हुए हैं, तो परेशानी में वो इस तरह का वक्तव्य कर रहे हैं। इंदौर की चुनावी रण में अब दादा टैक्स की एंट्री हो गई है। दरअसल विधानसभा 2 के कांग्रेस प्रत्याशी चिंटू चौकसी ने बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला पर निशाना साधा है। दरअसल निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि गुंडे बदमाशों वाला दादा कहा है। साथ ही ये कहा कि ये इंदौर की जनता को दादा टैक्स से मुक्ति दिलाएंगे। और आपको बता दें कि बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला की पहचान विधानसभा 2 में दादा के नाम से भी है और कांग्रेस प्रत्याशी चिंटू चौकसी उसी दादा के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और निशाना साध रहे हैं। देखिए, जैसी जिस आदमी की नियत और जैसी जिस आदमी की सोच, आदरणीय कैलाश जी की सोच कितने घटिया लेवल की, कितने निम्न स्तर की, वो समय समय पे बताते हैं। जब उनने बोला था कि लड़कियां तो बॉयफ्रेंड चेंज करती रहती है, समय समय पे 7-8 दिन में कोई ना कोई बम फोड़ते रहते कैलाश जी। तो कैलाश जी तो कांग्रेस के लिए संजीवनी बूटी है। उनने सुपारी ले रखी पूरी बीजेपी को सुपड़ा साफ करने की।
और बढ़ते हैं आगे। झाबुआ विधानसभा में कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर। दरअसल टिकट नहीं मिलने से नाराज निर्दलीय नामांकन भरने वाले जेवियर मेड़ा फिर से कांग्रेस के साथ आ गए हैं। जेवियर के साथ आने से कांग्रेस ने राहत की सांस ली है। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी जेवियर मेड़ा ने निर्दलीय चुनाव लड़कर बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके पहले जेवियर ने आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। अब उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। फार्म हमने चुनाव लड़ने के लिए भरा था, लेकिन जिस पार्टी से मैंने फार्म भरा था उसमें ही इतनी ग्रुपबाजी और इतनी कम समय में पार्टी यहाँ उसमें टूट फूट के वजह से उसमें भी फार्म नहीं जमा कर पाए। और निर्दलीय फार्म जो भरा था मैंने, वो आप लोगों को भी मालूम है दीपावली का समय है और एकदम 2 तारीख 3 को निशान मिलेंगे, 3 तारीख से छपने रखेंगे, तो 5, 6, 7 दिन में सभी क्षेत्रों में, सभी गांवों में हर मतदाता के पास अपना निशान पहुंचाना संभव नहीं था। चुनाव के दौरान नेताओं की ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिसे देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाते हैं। दरअसल कुछ ऐसी तस्वीर इंदौर से सामने आई जहां पर जीतू पटवारी सड़क पर सरपट दौड़ते नजर आए। जीतू पटवारी का चुनाव प्रचार करने का ये अपना तरीका है। वहीं नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा 2 के कांग्रेस प्रत्याशी चिंटू चौक से प्रचार प्रसार के दौरान कचौरी तलते हुए नजर आए। तो ये 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जहां आप देख रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी जो कचौरी तलते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ जीतू पटवारी बीजेपी की तरफ से जो सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सड़क पर तमाम अपने समर्थक कार्यकर्ताओं के साथ तो सड़क पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये दोनों ही प्रत्याशी कांग्रेस के और दोनों ही दौड़ते हुए माफ कीजिएगा, जीतू पटवारी को आप दौड़ते हुए देख रहे हैं और इधर किस तरीके से कचौरी तलते हुए कांग्रेस प्रत्याशी नजर आ रही हैं। चुनाव जीतना है अंशिका, और चुनाव जीतने के लिए कहते हैं कि कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। यहाँ तो कचौरियाँ तलनी पड़ रही है, दौड़ लगानी पड़ रही है, सब कुछ यहाँ पर चुनाव प्रचार में नेता करते हैं। अपने अपने सबके तरीके हैं लोगों के बीच जाने के, लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने के लिए। तो ये 2 तस्वीरें भी उन्हीं में से हैं जिसमें इस बात की तस्दीक हो रही है कि चुनाव जीतना है, पूरा जोर लगाना है। देखिए जीतू पटवारी भी पूरा जोर लगा रहे हैं। और ये देखिए किस तरह से कचौरी तल रहे हैं यहाँ पर चौक से जी। और चूंकि चुनाव है और सबसे संपर्क करना, सबका अपना अपना तरीका है लोगों से मिलने का। तो हालांकि कचौरियाँ कढ़ाई में पहले से ही थी और उन्हें उलट पलट कर उन्होंने देखा कि किस तरह से तली जाती है कचौरियाँ। तो ये जो है तस्वीरें अलग अलग, और ये सोशल मीडिया पर तस्वीरें जाती हैं, लोगों के बीच जाती हैं, चर्चा होती है और इसी चर्चा में लोगों के नाम का जिक्र होता है और फिर चुनाव में उसका कहीं ना कहीं असर दिखाई देता है। और प्रदेश के ऐतिहासिक शहर ग्वालियर को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज में शामिल कर लिया है। दुनिया भर से अलग अलग कैटेगरी में केवल 55 शहरों को यूनेस्को ने शामिल किया है। भारत से ग्वालियर का सिलेक्शन हुआ है। एमपी में 68वें स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात मिली है। प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर को यूनेस्को ने अपनी क्रिएटिव सिटीज में शामिल किया है। ग्वालियर को उसकी संगीत विरासत के लिए चुना गया है। यूनेस्को ने कई कैटेगरी में दुनिया भर से सिर्फ 55 शहरों को जगह दी है। इनमें भारत से ग्वालियर को सिलेक्ट किया गया। इसी के साथ ही केरल के कोझिकोड को भी ये उपलब्धि हासिल हुई, उसे साहित्य श्रेणी में शामिल किया गया। सीएम शिवराज ने एक्स पर पोस्ट लिखा, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। सीएम ने लिखा, हमारे संगीत सम्राट तानसेन की जन्मस्थली ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक की मान्यता दी है। ग्वालियर और प्रदेश को मिला ये सम्मान हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं प्राचीन कला जगत का सम्मान है। उधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुशी जताई। सिंधिया ने कहा कि अथक प्रयासों का परिणाम है। सिंधिया ने एक्स पर लिखा, यूनेस्को ने ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक की मान्यता दी है। ये हमारे अथक प्रयासों का परिणाम है। ग्वालियर की उपलब्धि विश्व पटल पर मध्य प्रदेश की एक नई पहचान स्थापित करेगी और विकास और रोजगार के नए द्वार खोलेगी। उधर इस उपलब्धि को लेकर ग्वालियर के संगीत प्रेमियों में उत्साह है। ग्वालियर की संगीत परंपरा बहुत पुरानी है
इसमें जो वर्तमान में स्थापित कलाकार हैं और जो प्रतिभावान कलाकार हैं उनको देश विदेश में जाने का, आने का, कल्चरल एक्सचेंज के माध्यम से बहुत लाभ मिलेगा। ग्वालियर की संगीत परंपरा न केवल समृद्ध बल्कि गौरवशाली भी रही है। संगीत सम्राट तानसेन के अलावा बैजू बावरा की संगीत साधना संगीतज्ञों को अचंभित करती रही है। ऐसे में दुनिया भारतीय संगीत के साथ ही ग्वालियर के संगीत के इतिहास से रूबरू होगी। तो ग्वालियर को यूनेस्को की तरफ से मिले सिटी ऑफ म्यूजिक के सौगात पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि ग्वालियर और संगीत का बहुत खास रिश्ता है और यूनेस्को से इस सबसे बड़े सम्मान का मिलना बहुत गर्व की बात है। ग्वालियर ने जिस प्रतिबद्धता के साथ संगीत की विरासत को संजोया और समृद्ध किया है, उसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई दे रही है। मेरी ये कामना है कि इस शहर को संगीत परंपरा और उसे लेकर लोगों का उत्साह और बढ़े, ताकि आने वाली पीढ़ियों को इससे प्रेरणा मिलती रहे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर अपने पोस्ट के माध्यम से ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक ऑफ सिटी कहा जाने पर, या उसका जो नाम दिया गया है, ये जो सम्मान मिला है इसे ग्वालियर को, क्योंकि संगीत सम्राट तानसेन की जन्मस्थली ग्वालियर है और इसके अलावा कई विरासत संगीत जो कि ग्वालियर में फले फूले और पनपे। ऐसे में सबसे प्रमुख और प्रबल दावा था ग्वालियर का और ग्वालियर को इस सौगात पर, इस सम्मान पर प्रधानमंत्री ने शुभकामना जाहिर की। और बढ़ते आगे, अनूपपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। अवैध रूप से गोदाम में रखा हुआ विस्फोटक बरामद किया गया। गोदाम से 500 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है। कोतमा थाना क्षेत्र के वार्ड 1 में कार्रवाई हुई है और विस्फोटक भारी मात्रा में बरामद हुआ है। अवैध रूप से गोदाम में रखा था 500 किलो विस्फोटक गोदाम से बरामद कर लिया गया है और इस कार्रवाई को बड़ी कार्रवाई, त्योहारी सीजन भी नजदीक है और उससे पहले लगातार चेकिंग अभियान जारी है पुलिस की तरफ से और अब विस्फोटक बरामद किया गया। मुंबई में नए शिक्षण संस्थान नीता मुकेश अंबानी जूनियर स्कूल का शुभारंभ किया गया। नीता मुकेश अंबानी जूनियर स्कूल का शुभारंभ स्कूल के संस्थापक और अध्यक्ष श्रीमती नीता अंबानी के जन्मदिन के मौके पर किया गया। ये नया स्कूल बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बनाया गया है। स्कूल के परिसर को नए डिजाइन के साथ बनाया गया है। शुभारंभ के मौके पर रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी मौजूद रहे और कार्यक्रम के मौके पर नीता अंबानी ने कहा कि हम भविष्य की ओर देख रहे हैं, क्योंकि नई पीढ़ी मजबूती के साथ नेतृत्व करेगी। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे भी खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ।